नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि हमने वादा किया था कि बहुत ही जल्द हिंदी की क्लासें आने वाली हैं और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में, श्रद्धा और मनु की कहानी या प्रेम कहानी, है ना। उसी का एक शीर्षक जो आपका बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, उसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। और एक बात हमेशा आप याद रखो कि जयशंकर प्रसाद के जो श्रद्धा और मनु शीर्षक है, इससे आपका 110% एक काव्य या पद्य, आप जो भी कहो, जरूर आता है। 10 नंबर का टॉपिक आता है। इसके पहले लेक्चर में, जो पहला लेक्चर हिंदी का है, जिसमें हमने सिलेबस के बारे में बताया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले सिलेबस की जानकारी करो। पूरे 100 नंबर का पोस्टमार्टम किया है हमने कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा। टोटल भाग 1 और भाग 2, यानी खंड का और खंड का दोनों। तो उसी का ये आप देख रहे हो कि सामने 5 प्रश्न आपके लिखे हुए हैं। इस टाइप के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा और मनु। ठीक, तो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते। पहले तो आप पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है। लिखा है, कौन तुम संस्रत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। फिर लिखा हुआ है, मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। प्रश्न किस टाइप से बनते हैं? पहला लिखा हुआ उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, 2 नंबर इसके मिलेंगे आपको। फिर लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसका मतलब है जितने के नीचे अंडरलाइन है, आपको ग्रीन कलर से दिख रहा होगा, इसकी व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त पंक्ति में कौन किसका परिचय पूछ रहा है। तो ये जब पढ़ेंगे अभी अर्थ आपको समझाएंगे पूरा डिटेल में, तब समझ जाओगे। चौथा प्रश्न है, कौन अपनी चमक से वीराने को शोभायमान कर रहा है। और 5वां प्रश्न है, प्रभा की धारा से अभिषेक में कौन सा अलंकार है। क्लियर? तो ध्यान से पहले पूरे पैराग्राफ का अर्थ समझते हैं। कह रहा है, कौन तुम संस्रत जलनिधि तीर। तो ये बात बेटा उस समय की है जब संसार, एक नया संसार का विकास होने वाला था। कहने का मतलब, कहा जाता है ऐसा, कुछ कवियों की कल्पना है या सच है वो तो नहीं पता, लेकिन माना जाता है कि इस दुनिया का जो आविष्कार किया एक तरह से, जो सबसे पहले दुनिया में पति पत्नी के रूप में आए या कपल के रूप में आए, वो श्रद्धा और मनु है, जैसा कि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। तो वही श्रद्धा एक स्त्री है, मनु एक पुरुष है। तो वही पूछ रही है श्रद्धा मनु से। देखो क्वेश्चन मन से यहाँ से 2 नंबर मिलते हैं, एकदम फ्री के, समझ लो। यही पूछ सकता है कौन किसका परिचय पूछ रहा है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लिखा हुआ है कौन तुम, यानी श्रद्धा मनु से कहती है कि हे पुरुष या हे मानो तुम कौन हो। फिर लिखा हुआ है, संस्रत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। संस्रत का मतलब होता है संसार या संसार रूपी, जलनिधि मतलब हो गया आपका समुद्र, तीर का मतलब तरंगों से फेंकी मणि एक। कहने का मतलब ये कि जिस प्रकार से समुद्र अपनी तरंगों से मणियों को किनारे फेंक देता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार रूपी समुद्र से मणि के रूप में शोभायमान या चमकदार प्रतीत होते हुए, हे इंसान या हे पुरुष तुम कौन हो। अर्थ देखो, काव्य का बेटा थोड़ा सा कठिन होता है और कॉपी पे लेके बैठ जाया करो। हमने कह दिया वेरी इंपॉर्टेंट, तो फिर से समझ लो, आना ही आना है। कुछ आपके 4 से 5 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जिसको इंटरेस्ट नहीं आप अनसॉल्व्ड में देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, आसानी से विश्वास हो जाएगा। तो श्रद्धा मनु से पूछती कि हे पुरुष, जिस प्रकार से समुद्र अपनी मणियों को किनारे फेंकता है, ठीक उसी प्रकार समुद्र रूपी इस संसार से मणि की तरह शोभायमान होते हुए, हे पुरुष तुम कौन हो। इतनी बात समझ गए? वीडियो को पॉज करके लिखते चाहिए, अर्थ थोड़े से कठिन होते हैं काव्य के। ठीक, फिर लिखा हुआ है कर रहे, यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लिखा हुआ कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। प्रभा की धारा का मतलब यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझो। कर रहे लिखा है, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। जिस प्रकार से वो मणियां समुद्र के किनारे लहरों के रूप में जो आती हैं, वो अभिषेक करती हैं, इस ठीक इसी प्रकार तुम हे पुरुष या हे इंसान या हे मानव तुम कौन हो। फिर लिखा हुआ मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। अब ध्यान से समझो इसकी
यानी आगे का अर्थ है कि जिस प्रकार से समुद्र अपने किनारों को मड़ियों से चमका लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम शोभायमान या चमकते हुए प्रतीत हो रहे हो। फिर लिखा है मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, कि हे शांत एकदम, है ना, कि मनु, बात ऐसी है ना कि मनु एकदम ऐसे शांत उदास इस संसार के बारे में या बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे थे, एकदम शांत और उदास बैठे थे। तब श्रद्धा ने जाकर उनसे ये प्रश्न किया था, कह रहा जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस, यानी ये जो आपका सुंदर और चंचल मन है, इसको आलस्य ने धारण कर लिया है। और यहाँ पे बीच में क्या लिखा हुआ है, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, यानी श्रद्धा मनु से कह रहे हैं कि तुम बहुत थके हुए और उदास प्रतीत हो रहे हो। और क्या कह रही है कि एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, यानी ये जो तुम्हारा चंचल मन है, इसको आलस्य ने धारण कर लिया है। तो इन पूरी लाइनों का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके फिर से एक बार देखिए। अब हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। ठीक, प्रश्न आपका पॉइंट टू पॉइंट आएगा। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, कह रहा उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा, बोलो। तो शीर्षक है आपका श्रद्धा मनु। शीर्षक क्या है, श्रद्धा मनु। तो एक नंबर तो आपका ये कंप्लीट हो गया। फिर कह रहा है कवि का नाम, तो कवि इसके कौन है, जय शंकर प्रसाद। क्या लिख दिया हमने, जय शंकर। दिख ना रहा हो तो नीचे लिखे दे रहे, बाकी जय शंकर प्रसाद। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। एक नंबर शीर्षक का है, एक नंबर कवि लिखने का, 2 नंबर का पूरा क्वेश्चन है। अगला कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो हमने आपको पूरा बताया, लेकिन पूरे का अर्थ आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे कह रहा है रेखांकित अंश, रेखांकित ऊपर कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, यानी आप लिखोगे कब इसमें, वीडियो को रोक रोक के लिखते जाओ, कब इसमें कहना चाहता है कि श्रद्धा मनु से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे पुरुष तुम कौन हो, संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। जिस प्रकार से समुद्र अपनी मड़ियों को लहरों के द्वारा किनारे फेंक देता है और अपने किनारों को चमका लेता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार रूपी, समझो समुद्र की तुलना संसार से की गई है और मणि की तुलना मनु से की गई है। बात को समझो। तो इस संसार रूपी समुद्र से जिस प्रकार से मणि बाहर आ जाती है या समुद्र अपनी मणियों को किनारे ले जाता है, ठीक उसी प्रकार से संसार रूपी समुद्र से फेंके गए मणि की तरीके शोभायमान होते हुए हे मानव या हे पुरुष तुम कौन हो। इतना आपको अर्थ लिखना है और आपके 2 नंबर यहाँ पर पक्के, 2 नंबर इसके हो गए और 2 नंबर इसके। क्लियर। वीडियो को पॉज करके लिखते चाहिए, ये सब बीच बीच में रिवीजन करते रहिए। अगला लिखा उपर्युक्त पंक्ति में कौन किसका परिचय पूछ रही है, तो श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रहे हैं। इसका उत्तर क्या होगा, लिख लो फटाफट। लिखोगे श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही है, परिचय पूछ रही है। क्लियर। श्रद्धा किससे पूछ रही, मनु से। उल्टा मत लिख देना जल्दबाजी में कि मनु श्रद्धा से पूछ रहे हैं। कुछ पैराग्राफ में दोनों लोगों की वार्तालाप होगी। अभी हम आगे एक और पैसेज आज डिस्कस करेंगे, आज 2 पूरे कंप्लीट करेंगे। ठीक। चौथा प्रश्न देखो पहले कौन अपनी चमक से वीराने को शोभायमान कर रहा। अब हम आपसे पूछते हैं कौन बैठा था, एक शांत और उदास मौन रूप में कौन बैठा था, तो आपका जवाब आएगा मनु बैठे थे, तो वही तो शोभायमान कर रहे थे। तो कह रहा है कौन अपनी चमक से, तो देखो उत्तर लिखने का तरीका समझो। कौन की जगह पर लिख दोगे मनु, फिर बाकी पूरा वही लिख दोगे। मनु अपनी चमक से वीराने को शोभायमान कर रहा है या कर रहे हैं, है ना, कर रहे हैं। कह रहा है कौन अपनी चमक से वीराने को शोभायमान कर रहा है, तो मनु अपनी चमक से वीराने को शोभायमान कर रहे हैं। पूरी चर्चा मनु में है, मनु की गई है, तो ध्यान से आप चीजों को समझो। अगला लास्ट कह रहा है प्रभा की धारा से अभिषेक में कौन सा अलंकार है। अब देखो इसमें आप सबकी तुलना तो की जाती है, रूप ही तो दिया जा रहा है। मनु को मणि का रूप दिया गया है, समुद्र से तुलना किसी के संसार की, तो रूप ही दिया जा रहा है ज्यादातर। तो प्रभा की धारा से, अब फिलहाल में आपको पूछा क्या गया है,
ज्यादातर इसका आंसर अलंकार में रूपक ही होता है इस चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर कह रहा है प्रभा की धारा से अभिषेक में कौन सा, तो प्रभा की धारा से अभिषेक में आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूपक अलंकार। कौन सा बेटा अलंकार है इसमें, रूपक अलंकार। तो पूरा ये पैराग्राफ समझ में आ गया कि ना, एकदम आराम से पढ़ाएंगे, भागते हुए, हिंदी में कुछ नहीं बचेगा। अगर आपको लग रहा है कि हिंदी बहुत आसान है, आराम से लिख देंगे, तो बेटा अब वो सिस्टम है नहीं कि आप जो चाहोगे वो लिख दोगे और आपको नंबर मिल जाएंगे, है ना। एक एक शब्द का गहराई से अर्थ समझो, और काव्य थोड़ा सा गद्य की तुलना में कठिन होता है। फिलहाल में ये पूरा समझ गए होगे, आंसर सारे लिख दिए हमने। रेखांकित अंश की व्याख्या कहीं भी आपको रेखांकित अंश दे सकता है, पूरे का हमने बता दिया डिटेल से, वो यहाँ चिपका देना, बाकी आंसर लिखे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला पैराग्राफ। क्लियर। अब देखो इसको ध्यान से समझो, पहले आप बस ठीक से पढ़ना सीख जाओ, बाकी तो आप हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको डिटेल में समझाते हुए चल रहे हैं। समझना, लिखा है नील परिधान बीच सुकुमार। नील का मतलब होता है नीला, परिधान का मतलब होता है वस्त्र, अर्थात सुंदर वस्त्र। अर्थ बेटा लिखते जाओ अपनी कॉपी में, पैराग्राफ लिखो एक एक लाइन छोड़कर, उसके नीचे एरो लगा लगा के अर्थ लिखते हो। जैसे नील का मतलब नीला, परिधान का मतलब सुंदर वस्त्र, बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। फिर लिखा है ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीज, जब घिरते हो घनश्याम अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविदान। क्या बात है, कितना अच्छा पैराग्राफ है। और प्रश्न आपके हैं प्रस्तुत पद्यांश में पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ये तो सब में आएगा, कहाँ से पैराग्राफ से ये लिया गया, उसके कवि कौन है ये आपको बताना है, सब में ये जरूर आता है। फिर कह रहा है कविता में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया, तो अभी पढ़ने से पता चल जाएगा। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको एक लाइन में अंडरलाइन दिख रहा होगी, और परिधान और छविधान शब्द का अर्थ। ठीक, हर एक टॉपिक का लगभग 1 नंबर है। जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा परिधान का अर्थ बताओ, छविधान का। अगर आपने परिधान का अर्थ लिख दिया, छविधान का नहीं पता, तो 1 नंबर मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या के बढ़िया व्याख्या की तो 2 नंबर, नहीं तो 1.5 नंबर। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, एक ही शब्द आपको लिखना है, 2 नंबर। कविता में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, अभी पढ़ेंगे, फिलहाल में श्रद्धा के सौंदर्य का। और ऊपर 1 नंबर कवि के नाम लिखने का और 1 नंबर शीर्षक का। सब एकदम मैथमेटिक्स के तरीके कैलकुलेटेड नंबर हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान दे दो, समझना ध्यान से। कह रहा है नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुलांग। तो देखो जैसे महिलाएं जब साड़ी वगैरह पहनती हैं तो उनके कुछ अंग खुले रह जाते, जैसे हाथ खुले हो गए, है ना, साइड में थोड़ा कमर खुली रह गई, तो इस टाइप से। अब देखो चीजों को गलत वे में ना लेना, जैसा कि लिखा हुआ है वैसा अर्थ बताने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। ये अधखुला लिखा हुआ कि नहीं, यानी जब महिलाएं वस्त्र पहनती तो कुछ अंग उनके खुले रह जाते हैं। तो यहाँ पर तुलना की गई है कि खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। और एक बेटा चीज ध्यान से समझना, हिंदी काव्य हमेशा आपका नीचे से ऊपर की ओर चलता है, नीचे से अर्थ जोड़कर ऊपर की ओर जाना है आपको। यानी यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार मेघ वन बीच, मेघ मतलब बादल, वन मतलब बगीचा, बीच यानी बादलों का बगीचा, जिस प्रकार बादलों के बगीचे में गुलाबी रंग ऐसे शोभायमान होता है, या बिजली का फूल, यानी जिस प्रकार से बादलों के बगीचे में बिजली का फूल शोभायमान होता है, ठीक उसी प्रकार नीले कपड़ों में या नीले परिधान में जो थोड़ा सा अंग श्रद्धा का खुला हुआ है वो शोभायमान हो रहा है। पूरी चीज समझ पाए, फिर से समझो। यानी जिस प्रकार बादलों के बगीचे में बिजली चमकती है ना, एकदम चमकती हुई दिखाई देती है, तो बादलों के बगीचे में जिस प्रकार बिजली का फूल चमकता हुआ प्रतीत होता है, ठीक उसी प्रकार श्रद्धा ने जो नीला परिधान धारण किया उसके बीच में जो थोड़ा सा अंग खुला रह गया है वो ठीक उसी प्रकार शोभायमान हो रहा है। अब बात समझ गए पूरी। फिर कह रहा है ओह वामुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरे घिरते हो घनश्याम। मतलब समझो, कह रहा पश्चिम को व्योम, व्योम मतलब क्या होता है, बादल, बीच जब घिरते हो घनश्याम अरुण रवि छवि रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो सम्मान। यानी जिस प्रकार से पश्चिम की ओर के बादल के वो भेद करके सूर्य की किरणें शोभायमान होती हैं,
ठीक उसी प्रकार, यानी यहाँ पर जिस प्रकार से पश्चिम के बादलों को भेद करके सूर्य की किरणें चारों तरफ लालिमा फैला देती हैं, ठीक उसी प्रकार उनका मुख भी, यानी श्रद्धा का मुख भी शोभायमान प्रतीत हो रहा है। यानी यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर श्रद्धा के रूप का बहुत अच्छे से प्रशंसा की गई है, ये मेन मतलब है। यानी कहने का मतलब जो श्रद्धा थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, कवि जयशंकर प्रसाद ने कहने का यह प्रयास किया है। फिर से पढ़ लो, कह रहा नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। यानी जिस प्रकार बादलों के बगीचे में बिजली का फूल गुलाबी रंग का शोभायमान होता है, ठीक उसी प्रकार उन नीले कपड़ों में, नीले वस्त्रों में, नीले सुंदर वस्त्रों में जो थोड़ा सा श्रद्धा का अंग खुला हुआ है वो शोभायमान हो रहा है। क्या क्या बढ़ा चढ़ाकर चर्चा की गई है ना। फिर कह रहा है जिस प्रकार पश्चिम के बादलों को भेद करके, अरुण का मतलब होता है अरुण रवि मंडल, रवि को जानते हो, सूर्य को कहते हैं। यानी जिस प्रकार पश्चिम के बादलों को भेद करके सूर्य की किरणें अपनी चारों तरफ लालिमा को फैलाकर सुंदरता देती है, ठीक उसी प्रकार श्रद्धा के मुख का वर्णन किया गया कि इतना शोभायमान अर्थात सुंदर हो रहा है। ठीक, तो पूरे पैराग्राफ का अर्थ समझ गए होंगे। आपको लिखना था मेघ वन बीच गुलाबी रंग, तो बस आपको लिखना है। जब इसका आंसर लिखोगे ध्यान से समझो, जो कह रहा कविता में रेखांकित अंश की व्याख्या क्वेश्चन नंबर 4, तो ध्यान से समझो क्या लिखोगे। लिखोगे कवि कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार क्या लिखा हुआ, मेघ वन बीच, यानी बादलों के बगीचे में, बादलों के बगीचे में बिजली का फूल खिला हो। ठीक, बाकी हम बोले दे रहे, जगह के हम आप लोग लिख लीजिए। कवि कहना चाहता है या कवि जयशंकर प्रसाद कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार बादलों के बगीचे में बिजली का फूल खिला हो, गुलाबी रंग का शोभायमान हो रहा हो, ठीक उसी प्रकार जो नीले सुंदर वस्त्रों में थोड़ा सा अध खुला अंग है ना, क्या लिखा हुआ, अध खुला अंग जो दिखाई दे रहा है वो उसी प्रकार प्रतीत हो रहा है। कैसा, जैसा बादलों के बगीचे में बिजली का गुलाबी रंग का फूल खिला हो। क्या मतलब, बढ़ा चढ़ा के, यानी कहने का मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल कह सकते हो, है ना। इंग्लिश में हम क्या कहना चाहें, एक होता है ब्यूटीफुल, एक होता है मोर ब्यूटीफुल, और एक होता है मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री में जाएंगे, है ना। तो बढ़ा चढ़ाकर चर्चा की मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। तो ये रेखांकित अंश की पहला क्या है, प्रस्तुत पदांश में पाठ का शीर्षक, तो पाठ का शीर्षक क्या हो जाएगा बेटा, अब तो समझ गया ना, श्रद्धा और मनु। पाठ का शीर्षक है श्रद्धा मनु, और आगे कवि का क्या नाम है, तो कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अगला, कविता में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो कविता में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कविता में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया। तीसरा, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, तो बताओ बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, तो बिजली के फूल की तुलना किससे की गई है, जो नीले वस्त्रों में श्रद्धा का थोड़ा सा अंग दिख रहा है वो इतना सुंदर हो रहा है, उसको की तुलना बिजली के फूल से की गई। तो ये आप लिख लोगे ना, थोड़ी सी बड़ी लाइन है, यानी जिस प्रकार बिजली का फूल बादलों के बगीचे में चमकता है, वैसे ही श्रद्धा का जो थोड़ा सा अंग खुला हुआ रह गया वो शोभायमान हो रहा है या चमक रहा है। अगला, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई परिधान और छविधाम का। तो यहाँ पर समझ लो, परिधान को इधर लिख देना, इधर जगह थोड़ी ज्यादा है। परिधान का बेटा अर्थ होता है सुंदर वस्त्र, क्या होता है, सुंदर वस्त्र या सुंदर कपड़े। और छविधाम का मतलब क्या होता है, छविधाम का मतलब होता है सौंदर्य का घर, सौंदर्य का घर या सुंदरता का घर। तो ये टॉप 5 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बन सकते हैं। तो कैसी लगी आपकी आज की ये क्लास, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट रेगुलर कंटिन्यू रखा जाए, ये बात कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगों के कमेंट बहुत कम आते हैं,
और कमेंट नहीं करोगे तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि क्या ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, क्या कम पढ़ाना चाहिए। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कराया जाए या दूसरे चैप्टर पढ़ाया जाए, उसका कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट जरूर करना है। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ फिजिक्स रेगुलर पढ़ाई जा रही 2 चैप्टर विद न्यूमेरिकल 40 से 50 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। मैथमेटिक्स के टॉप 5 क्वेश्चन, टॉप 5 का पिटारा लेकर आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन, उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं, वो चैनल पर जाके विजिट कीजिए। और केमिस्ट्री भी आपका पहला लेसन स्टार्ट हो चुका है, जिसके 2 लेक्चर हो चुके हैं। जिसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने विलायक और विलयन तीनों को बड़ी ट्रिकों के साथ सीखा था, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ सीखा था। और नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था मोलरता, जिसमें हमने आपको ट्रिक बताई थी कि मोलरता और मोलरता को कैसे याद रखना है, कैसे टिकाना है। छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। मोलरता जब हम लोग देखते हैं तो मोलरता में रा होता है और मोलरता में ला। देखो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं पालना। रा से आप रस मान लीजिए, रस आप हमेशा लीटर में लेते हो कि नहीं। और ला से लड्डू मान लीजिए, लड्डू को हम लोग किलोग्राम में लेते हैं। तो बाकी डेफिनेशन आप पूरा कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सिखाया, जाकर चैनल पर वो पूरा वीडियो देखिए। और साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या हर एक सब्जेक्ट इसी तरीके कंटिन्यू रखा जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई रखिए और अपनी जान झोंक दीजिए। जैसा कि हमेशा हम बोलते आए हैं कि अपना यूपी बोर्ड में टॉप करने के लिए जान झोंक दीजिए। लगभग 26 से 27 लाख विद्यार्थी पेपर देने वाले हैं, जिसमें से कोई एक टॉपर होगा। और वो सपना आपका पूरा, हम ये नहीं कह रहे आप यूपी टॉप करो, कम से कम अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने स्कूल में तो टॉप कर दो। अगर ये भी नहीं कर पाए तो आगे 50 लाख की भीड़ में कैसे कम्पिटिट करोगे आप। कंपटीशन की दुनिया बहुत है, अमेजन का जंगल है, झेल नहीं पाओगे वहाँ चीज़ों को, अगर देसी भाषा में कहना चाहें तो। अभी से मेहनत करो, टाइम टेबल बनाना स्टार्ट करो कि कितना किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है। फिलहाल में आप अपने हिसाब से तैयारी कीजिए, बस अपनी जान झोंक दीजिए, सारी फालतू की चीज़ें त्याग दीजिए। फालतू का टाइम बर्बाद करना, ज़्यादा देर फ़ोन चलाना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब कुछ त्याग दीजिए 7 से 8 महीने जितना आपके पास बचा हुआ। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।